जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकंड पेपर होता है यूजीसी नेट में, उसमें जो यूनिट 10 है हिंदी गद्य की विधाओं का जो टेक्स्ट लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, उसमें आज विधा हम करने वाले हैं जीवनी के रूप में जो आवारा मसीहा लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। आवारा मसीहा सन 1974 ईस्वी में बंगला उपन्यासकार शरदचंद्र जी की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जीवनी कुल 3 भागों में विभाजित करके लिखा गया है। पहला है दिशाहारा करके नाम से। इसमें शरदचंद्र की बचपन की जो घटनाएं हैं, तो इसमें उनके बचपन की घटनाओं को स्थान दिया गया है। शरदचंद्र जी की बचपन की घटनाएं दिशाहारा में है। दिशा की खोज करके उनके साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज दिशा की खोज है। तीसरा दिशांत, सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं में जब संलिप्त होते हैं, एक रचनाशील व्यक्तित्व के रूप में आते हैं, तो वो दिशांत नाम से है। विष्णु प्रभाकर, जिनका समय 1912 से लेकर 2009 तक है। शरदचंद्र के पिता का नाम मोतीलाल है, भुवनेश्वरी देवी उनके माता का नाम है। ये पुस्तक जो है पद्म विभूषण विष्णु प्रभाकर जी ने 1959 ईस्वी में एक किताब लिखना शुरू किया, जो जाकर पूरा कब हुआ 1973 में। मतलब 1959 से वो शुरू करते हैं यात्रा और 1973 ईस्वी में वो पूरा करते हैं। कुल 14 वर्ष लग जाते हैं इसको पूरा करने में। ये उपन्यास आवारा मसीहा लिखकर प्रभाकर जी ने हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच एक सेतु का निर्माण किया, जो समूचे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। पुस्तक के स्रोत के बारे में लेखक कहते हैं कि ये जो पुस्तक का स्रोत है, प्रथम उन व्यक्तियों को साक्षात्कार किया जो किसी न किसी रूप में शरद जी से संबंधित रहे हैं। दूसरे, उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्मरण आदि से लिया है। तीसरा, उनकी अपनी रचनाओं में जो इधर उधर बिखरे हुए प्रसंग है, जिनका उनके जीवन से सीधा संबंध रहा, उनसे लिया गया है। तो कुल मिला के आवारा मसीहा में जो भी घटनाएं हैं वो प्रभाकर जी के व्यक्तित्व से है, ना कि सिर्फ कल्पित रूप से। यह जीवनी कुल 3 पर्वों में दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत में विभाजित है। दिशाहारा में 18 उपशीर्षक है 75 पृष्ठों में। दिशा की खोज में 18 उपशीर्षक, दिशांत में 30। दिशाहारा 18 शीर्षक में शरदचंद्र के पिता का नाम इसमें मोतीलाल चट्टोपाध्याय यम, यानी इनके बचपन की घटनाएं होती है, तो इसमें शरदचंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय, माता का नाम भुवन मोहिनी था। उनका जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव देवानंदपुर में हुआ था। शरद के पिता कल्पनाजीवी थे, जिस कारण वह अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहते थे। शरद को भागलपुर में अपने मामा केदारनाथ गंगोपाध्याय के कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। शरदचंद्र का बचपन देवानंदपुर में ही बीता। वह बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। घर में खाने पीने की चीज़ों की कमी रहती थी। पिता एक स्थान पर ठहरकर जीवन यापन नहीं करते थे, जिससे परिवार को बार बार स्थान बदलना पड़ता था। इससे शरद की पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होती थी। शरारती होने के बावजूद शरद पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन दिशाहीन रहने के कारण वह पथभ्रष्ट होने लगा। वह तालाब से मछली चुराता, बाग से फल चुराता और फिर उसे गरीबों में बांट देता था। शरारत के बावजूद भी वह पढ़ाई में मेहनत करता था। 18 वर्ष की आयु में एंट्रेंस पास करके भागलपुर के तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हुआ, लेकिन घोर दरिद्रता में उसकी मां की मृत्यु हो गई। वह अपनी पढ़ाई की फीस नहीं जुटा पाता था, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ दिनों तक उसने अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ दी। वह निर्दा नाम की एक लड़की से प्रेम करता था। सामाजिक कठोरता के कारण उसका प्रेम असफल रहा। एक दिन पिता द्वारा संग्रहित कीमती पत्थरों को बेच देता है, जिस कारण पिता उसे सुना देते हैं और वह घर छोड़कर निकल जाता है। वह साधु बनकर जीवन बिताने लगता है। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वापस घर आता है और अपने भाई बहन की चिंता करने लगता है। फिर रोजगार के लिए रंगून चला जाता है। तो ये जो पहला इसमें है दिशाहारा, प्रथम पर्व, इसमें प्रथम पर्व ये है। इसमें शरदचंद्र की बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की घटनाओं का वर्णन है। कैसे बचपन के शरारतों में भी एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व का दर्शन होता है शरदचंद्र में।
जब इस तंगहाली में देखता है तो ये सोचता है कि कुछ कार्यभार हम अपने ऊपर ले। तो एक दिशा की तलाश में वो निकल पड़ता है। तो 18 शीर्षकों में दिशा की खोज, इस शीर्षक की शुरुआत होने के प्रकरण में शरदचंद्र रंगून आ गया था। रंगून में वो अपने मामा अघोरनाथ के यहाँ रहकर नौकरी करने लगा। प्रारंभ में वह अस्थायी क्लर्क की नौकरी करता था, जो बाद में अस्थायी हो गई। वहाँ वह अच्छे गायक के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। अकस्मात प्लेग फैल जाने के कारण वह बीमार हो गया, लेकिन किसी तरह उसके प्राण बच गए। यही उनका परिचय शांति से हुआ। शांति का पिता एक बूढ़े से उसका विवाह करवाना चाहता था। अंत में शरद ने उसे विवाह कर लिया, लेकिन जल्द ही शांति की मृत्यु हो गई। इसी दौरान उनकी बड़ी दीदी कहानी प्रकाशित हुई। कुछ समय बाद उनका परिचय मोक्षदा नामक युवती से हुआ। शरद ने उससे विवाह कर उसका नाम हिरणमयी देवी रखा। शरद पशु पक्षियों से भी काफ़ी प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग जाने से उसकी सारी पुस्तक, तैलचित्र, चरित्रहीन, नारी का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं जलकर राख हो गई। इसे क्षुब्ध धोकर उसने लिखना बंद कर दिया, लेकिन अपने मित्रों के कहने पर पुनः साहित्य रचना शुरू कर दी। कलकत्ता आने पर यमुना पत्रिका के संपादक के आग्रह पर नारी का मूल्य निबंध तथा रामेश, सुमति आदि कालजयी रचना की। उनकी बाल जीवन में लिखी कहानियां भी प्रकाशित होने लगी। उनकी लिखी रचना चरित्रहीन को अश्लील भी कहा गया, लेकिन फिर भी वह रचना करते रहे और श्रीकांत तथा विराज बहू जैसे उपन्यास की रचना की। अंत में वह त्यागपत्र देकर कलकत्ता चले गए। दिशांत 30 शीर्षक यानी कलकत्ता लौटने पर लोगों ने शरदचंद्र का हृदय से स्वागत किया। कलकत्ता में वह एक किराए के मकान में पूरे परिवार को साथ और संगठित करके रहने लगा। ये दिशांत, इसमें रंगून से जब स्वदेश लौटता है उसका वर्णन है, और वो कैसे सामाजिक कार्यों में, साहित्यिक विधाओं में रचनाशील धर्मिता को अपनाकर। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो किराए के मकान में पूरे परिवार के साथ कलकत्ता में रहने लगता है। कुछ ही दिनों में शरदचंद्र काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। उनकी कृतियाँ लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। देवदास हो, काशीनाथ, स्वामी दत्ता, गृहदा आदि रचनाओं ने साहित्य जगत में धूम मचा दी। इसी समय शरदचंद्र राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय हो गए और उस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ चुका था। वह गरम दल के विचारों को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे। लोकमान्य तिलक को सच्चे हृदय से स्वीकार करते थे। उनके अनुसार यदि सभी देशवासी मिल जाए तो अंग्रेजों को 24 घंटे में देश छोड़ देना होगा। शरद बाबू को चरखा चलाने में विशेष आनंद आता था। वह महीन सूत काटना जानते थे, लेकिन उनका मानना था कि चरखा चलाने से स्वराज कभी नहीं मिल सकता। स्वराज पाने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ेगा। यद्यपि वह रविंद्रनाथ के प्रशंसकों में से थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने मजदूरों के हित में हुए आंदोलन का साथ नहीं दिया, जिस कारण उन्होंने उनकी अपनी नाराजगी भी दिखाई। यद्यपि उन्होंने कभी सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया, वह सत्याग्रह के पक्षपाती नहीं थे। उनके अनुसार कारागार में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती और वहां तंबाकू खाने की स्वतंत्रता भी नहीं रहती। वह अपनी कहानी में राजनीतिक विषय पर भी लिखते थे, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता था। वह जमींदारी प्रथा के खत्म होने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार जमींदार मजदूर छोटे किसानों का शोषण करते हैं, जिस कारण वह बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने पाथेर दावी नामक उपन्यास क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए लिखा। उनका मानना था कि स्वराज केवल क्रांति से ही आ सकता है, हिंसा से नहीं। वह गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद करते थे। एक दिन देशबंधु के देहावसान से वह काफी दुखी हुए और राजनीति से उनका मोह भंग होने लगा। तभी अंग्रेज सरकार ने उनका उपन्यास पाथेर दावी को जब्त कर लिया, लेकिन तब तक उनकी पुस्तक घर घर पहुंच चुकी थी। जब पुलिस उनके घर तलाशी के लिए पहुंची तो पुस्तक की एक भी कॉपी नहीं मिली। बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया था, फिर भी वह कभी इसकी चिंता नहीं करते थे। वह कहते थे, रोग अपना काम कर रहा और मैं अपना। अंत में वह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जहां 16 जनवरी 1938 को उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे देखिए, जो मुख्य पात्र के रूप में हैं केदारनाथ यहाँ पे जो होते हैं ये शरदचंद्र के नाना होते हैं। केदारनाथ मोतीलाल शरदचंद्र के पिता होते हैं। तो केदारनाथ नाना के यहाँ इनका आना जाना लगा रहता है, तो केदारनाथ इनके नाना होते हैं। मोतीलाल इनके पिता होते हैं। भुवन मोहिनी माता हैं। अघोरनाथ ये छोटे नाना हैं इनके। सुरेंद्रनाथ मामा हैं। मणिंद्र शरदचंद्र के छोटे नाना हैं। तो नाना में
केदारनाथ भी नाना है, अघोरनाथ भी छोटे नाना है, मणिंद्र भी है छोटे नाना, और मामा है सुरेंद्र। मोतीलाल पिता, भुवन मोहिनी माता। ठाकुरदास बड़े मामा, अक्षय पंडित पहले गुरु, राजू दोस्त, काशीनाथ दोस्त, धीरू दोस्त है, नीला दोस्त, मुसाई सेवक या नौकर, देवी मामा है छोटे मामा, राजेंद्र नाथ मित्र आयु में बड़ा, बंदोपाध्याय पंडित 5 वर्ष तक इन्हीं की पाठशाला में भर्ती रहे, भोलू कक्षा प्रमुख, सदानंद मित्र साथ में मछली फल चोरी करता था, शांति पहली पत्नी, मोक्षदा या हिरणमयी दूसरी, राजबाला, बिराजू बाहू, नयनतारा, शशितारा। कथा की शुरुआत जो है ये भागलपुर ननिहाल से होती है, क्योंकि ये इनका ननिहाल ही आना जाना ज़्यादा रहता था। तो कथा की शुरुआत भागलपुर ननिहाल से होती है। उनके नाना लोग गांगुली परिवार के थे। मोक्षदा से शैव रीति से इन्होंने विवाह कर लिया था। विवाह के बाद शरद ने उसका नाम हिरण्मयी मोक्षदा का रख दिया था। शरदचंद्र ने मूल्य पर निबंध लिखने की योजना की, जिनके विषय निम्नांकित थे: नारी का मूल्य, धर्म का मूल्य, ईश्वर का मूल्य, नशे का मूल्य, आत्मा का मूल्य, पुरुष का मूल्य, साहित्य का मूल्य, समाज का, धर्म का, वेश्या का, सत्य का, झूठ का, सांख्य का, वेदांत का। केवल नारी का मूल्य ही लिखा जा सका, अन्य मूल्यों को ना लिखा जाना साहित्य का दुर्भाग्य है। तो इन्होंने टॉपिक तो चूज किया, लेकिन लिखा नारी का मूल्य ही। इनकी भूमिका से प्रमुख दृढ़ है कि हिंदी ग्रंथ रत्नाकार बंबई के स्वामी श्री नाथुराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। इसका मुख्य कारण था शरदचंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई है। सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सके वैसी कोई पुस्तक बांग्ला भाषा में नहीं है। उनके जीवन की कल्पित कहानी को जीवनी का रूप देकर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई, पर उनमें शरद बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता है, वह और भी जटिल हो उठता। प्राय सभी मित्रों ने मुझसे कहा, तुम शरद की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में यह बात स्पष्ट कर देना कि शरद की जीवनी लिखना असंभव है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था, उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। प्रारंभिक जीवन में जिस अभाव, अपमान और उपेक्षा से उन्हें गुजरना पड़ा, उससे उनके कलाकार को तो बल मिला, पर उनका जीवन टूट गया। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया, नाना प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए। इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत रहे। एक तो व्यक्तियों से साक्षात्कार, दूसरा उनके समकालीन मित्रों, तीसरा इधर उधर बिखरे हुए संबंध। पुस्तक से है, इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का, यानी उनके पिता मोतीलाल जो थे, तो इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरद की मां मोहन भोइनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आई। मोतीलाल एक बार फिर घर जमाई होकर रहने लगे, यानी उनके पिता। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से था। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है, लेकिन शीघ्र ही वह यह भी समझ गया होगा कि वह क्लास में बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं सकता था, इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में वो गिना जाने लगा। नेवर माइंड बेबी, मद इज नाय, डांस लिटिल बेबी, डांस अप हाई, देयर लिटिल बेबी, देयर यू गो, को एंड केपार एंड को। उसके शौक भी बहुत ही, जैसे पशु पक्षी पालना, उपवन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली का उद्योग करना। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काठ के बक्से में रखा था।
परंतु शरद था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। लेकिन उसके ये सब काम नाना लोग पसंद नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है, प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्लाकर पढ़ना चाहिए और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुर था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि ना जाने कब किसको कौन सा दंड या घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाना पड़े। बाग से फल चुराना, लोगों की आंखों में धूल झोंकना, मालिक लोग संदेह करते कि कौन आखिर ये फल चुरा ले जाता है, और वो पेड़ों पर लगे अमरूदों की गिनती भी करते थे। लेकिन वे डाल डाल तो शरद पात पात थे। यदि कभी पकड़ भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। कथा शिल्पी शरदचंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम सभी साची इस कला में निष्णात थे। वह खिलाड़ी थे, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाजें गंगा के कलकल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होंगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन को सहलाता होगा, और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उसमें थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। एक तो घर जमाई, उसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव, इसी कारण वहां उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। उस परिवार के मुखिया में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के दो शब्द भी कहता। यही समय तो था जो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए स्वाभाविक ही था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर देते। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। हरा भरा, ताल तलैया, नारियल और केले के वृक्ष से पुड़े। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है। नवाबी शासन में या फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र इसी गांव में 15 सितंबर 1876 शुक्रवार की संध्या को शरद का जन्म हुआ था। यही उसकी बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। माना जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं। उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थी तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माओ के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देखरेख करे। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या खाना है, असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। धीरू को एक शौक था। करौदा की ऋतु आती तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पीटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती गई। बहुत दिनों बाद सैसों की संगनी को आधार बनाकर शरद ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। शरद सुंदर ही नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आंखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती। वर्ण श्यामता की ओर था और देह थी खूब रोगी, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत, बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता। बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन। कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग बदभ्रष्टता में ही ज्यादा था। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगा था, लेकिन उन्हें वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। दूसरों के ताल से मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी वह अब और भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उसे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में वे सब असमर्थ थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था। दूसरे बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर ही पलते थे। शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था।
अर्धरात्रि के निविड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, वह चुपचाप पूर्व निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम कर लेता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयास करता और यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बनती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा, नाम था उसका नीरू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता ना पाई हो। शरद उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे ना। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है। इन्हीं प्रश्नों ने उसके या उसकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और संवेदन भी दिया। वह इन दिनों पढ़ना लिखना छोड़कर लकड़ी के कारखाने में काम सीखता था। यदि वह मोती जैसे अक्षर लिख सकता था तो लकड़ी की सुंदर वस्तुएं भी बना सकता था। अद्भुत चरित्र था उसका, एक साथ वीरता और बांसुरी की विद्या में निष्णात होना। कंठ स्वर कैसा मधुर था। हारमोनियम, क्लेयरनेट सभी खूब अच्छी तरह बजाता था। अभिनय करने की उसमें असाधारण प्रतिभा थी। वह प्रतिभाशालियों के वंश में पैदा हुआ था, इसलिए प्रतिभा ने उसका मुक्त होकर वरण किया। उसका पहला उपन्यास बासा या काक बासा पूरा हो चुका था। केवल मामा सुरेंद्रनाथ ने उसे छिपे छिपे लिखते देखा था। घंटों पर घंटों न जाने कहां से आकर कहां चले जाते थे, पर उसका लिखना नहीं रुकता था। लेकिन बाद में यह रचना उसे पसंद नहीं आई। पिता की तरह उसने इसे पढ़ा, सोचा कि क्या यह रविन्द्रनाथ जैसी हो सकती है। घर में शरद के अतिरिक्त 2 छोटे भाई प्रभास और प्रकाश, एक छोटी बहन सुशीला उर्फ मुनिया थी। इसी बहन की प्रसूति में मां ने प्राण दे दिए थे। बड़ी बहन अनिला की शादी हो चुकी थी। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चों को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना अब असंभव नहीं था, सो खंजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगी। लेकिन जो अब तक अर्जन की विद्या में शून्य थे, वह परिवार का पालन कैसे करते, इसलिए वह विकट समस्या उन्हें हताश करने में समर्थ ही हो सकी। इस प्रकार पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई समाप्त हो गई। नाटक, थिएटर, गाना बजाना और साहित्य सीजन इन्हीं में उसका मन रमने लगा। राजू के साथ उसके अभियान और भी जोरों के साथ चलने लगे। उस समय कालिदासी नाम की एक नर्तकी मंसूरगंज में रहती थी। उसके पास बहुत पैसा था, अपना 2 मंजिला मकान था, लेकिन मन था उसके धर्म में। कीर्तन करती थी, कंठ उसका बहुत मधुर था। इसी माधुर्य के लोभ में राजू अक्सर वहां जाता था। शरद के कॉलेज जाने का मार्ग भी उधर से ही था, इसलिए वह उसे भी नहीं छोड़ता था। कालिदासी इन दोनों से स्नेह करती थी। कंठ के माधुर्य और वाक्पटुता के कारण नारियों का शरद के प्रति विशेष आकर्षण रहा। इन दिनों चोरी चोरी देवदास का सृजन चल रहा था। अतिशय भावुकता के बावजूद यह रचना शरद के अपने असफल उत्कट प्रेम की आत्मस्वीकृति ही है, जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी। स्कूल की वह साथी धीरू देवदास में पार्वती के रूप में उत्पत्ति हुई है। धर्मदास के चरित्र का आधार बना नाना के घर का सेवक मुसाई और चंद्रमुखी का उपादान जुटाए इस नर्तकी ने स्वयं शरदचंद्र ने कालिदासी के इस आभार को स्वीकार किया। वह बाल विधवा थी और उस संकीर्ण युग की प्रथा के अनुसार उसे प्रकट रूप में उस सभा में भाग लेने का अधिकार ही नहीं था, मतलब अधिकार नहीं था। जब पुरुष ही लुक छिप कर यह काम करते थे तो नारी की स्थिति की कल्पना आसानी से की जा सकती है। लेकिन निरूपमा लिखती अवश्य थी और उसके भाई के द्वारा वे रचनाएं गोष्ठी में विचारार्थ उपस्थित भी होती। उस दिन कोई नहीं जानता था कि ये छोटी सी साहित्य गोष्ठी अनेक भावी साहित्यकारों को जन्म देने में सफल होगी। सुरेंद्र ने बड़े आश्चर्य से यह कहानी सुनी, लेकिन वह उस नीरदा को कभी देख नहीं पाया। कोई भी नहीं देख पाया। हाँ, चर्चा बहुत लोग करते थे। उसका प्रेम इतना मौन, इतना रहस्यमय था कि उसका ताप ही लोगों को छूता था। उसका रूप कभी किसी के सामने नहीं आ सका। नीरदा कभी कल्पना लोक के एकांत में उसके पास ऐसे आती जैसे नींद में चल रही हो। उसे लिखते देखती रहती, बोलती नहीं। शरद को यह मौन असहनीय हो उठता। तब नीरदा एकाएक पास बैठती, कहती, सुनाओ तो क्या लिखा है। कहानियां ही कहानियां, सत्य कभी प्रकट नहीं हुआ। पर जाने दे धीरू को, नीरदा का एक नाम राजलक्ष्मी भी हो सकता है। उसे पार्वती व माधवी भी कहकर पुकारा जा सकता है, और यह भी हो सकता है कि यह नीरदा निरूपमा ही हो।
उसकी रचनाएं पढ़ पढ़कर अभिभूत होती रहती थी और शरत उसकी कविताओं की प्रशंसा करता रहता था। इसी प्रशंसा के माध्यम से मन ही मन में प्रेम का अंकुर सब बाधाओं को ठेल कर ऊपर आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह घर में अकेली थी और शरत बाहर बैठक में बैठा हुआ था। अक्सर वहीं बैठकर वह कभी पढ़ता तो कभी लिखता और शरत मस्तक नीचे किए धीरे धीरे वहां से लौट आया। निरुपमा उसे इस बात के लिए क्षमा न कर सकी। उसने अपने दादा से इसकी शिकायत की। दादा शरत के सहपाठी थे। उन्होंने सोचा होगा कि निर्धन, निरीह और तत्कालीन मानदंडों के अनुसार दुस्साहसी और दुराचारी शरत ये साहस भी कैसे कर सका। कोई सुन लेगा तो क्या होगा, क्या होगा नीतिपरायण संभ्रांत परिवार की इस विधवा का। प्रेम की पीर अभी भी शरत को परेशान कर रही थी। उसकी प्रेमिका नीरदा उससे विमुख होकर भागलपुर से चली आई थी। उसने सुना था कि आबकारी की किसी दरोगा के साथ वो यहाँ आकर रहने लगी है, इसलिए वह मुजफ्फरपुर आया था और एक दिन उसने उसे ढूंढ भी लिया, लेकिन नीरदा ने उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं। प्रेम अंधा होता है। शरत अब भी यह विश्वास करता था कि नीरदा उसे प्रेम करती है। वह उसका पीछा करता रहा। परेशान होकर एक दिन नीरदा ने दरोगा से शिकायत कर दी। दरोगा ने उसी दिन शरत को पकड़ा और खूब पीटा, इतना कि बहुत देर तक वो बेहोश पड़ा रहा। मालूम नहीं इसके बाद भी उसका भ्रम टूटा या नहीं। यह सारी कहानी एक विराट भ्रम है। माँ पहले ही चली गई थी, पिता भी चले गए, बड़ी बहन दूसरे घर की थी, शेष रह गए थे 3 छोटे भाई बहन और स्वयं। उसे अपनी चिंता नहीं थी, चिंता थी उन अबोध बालक की। छोटी बहन सुशीला को मकान मालकिन बहुत प्रेम करती थी। ऐसी अनिश्चित और विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी साहित्य साधना मौन रूप से चल रही थी। चरित्रहीन का सृजन आरंभ हो चुका था। शरत तो अपने को छिपाने में ही आनंद पाता था। रंगून जाने की बात भी उसने किसी से नहीं की। उसे डर था कि उसके मित्र उसे जाने नहीं देंगे, लेकिन उसके सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसके भाई बहन थे, उनका भार अब वह किस पर छोड़ सकता था। उसे किसी तरह जीविका अर्जन करना ही चाहिए। केवल अपने एक मामा देवी को ही उसे अपने इस निश्चय की सूचना दी थी। उसके पास पैसे भी तो नहीं थे। किसी तरह उसने किसी से भाड़े के रुपए उधार लिए और एक दिन सवेरे 4 बजे भवानीपुर के घर से स्टीमर घाट की ओर चल पड़ा। बस अकेला देवी ही उसका साथ था। भाड़ा चुकाकर उसके जेब में 1-2 रुपए शेष रह गए। वो नहीं जानता था कि अब वह फिर भारत लौट भी पाएगा या नहीं। इसके अतिरिक्त एकांत में अध्ययन करने का उसका शौक निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक दिन वही शौक सब कुछ परे धकेल कर सर्वोपरि हो उठा। तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस पलायन के पीछे उसके लेखक बनने की मौन साधना ही छिपी हुई है। स्वामी जी मुस्कुराए उत्तर दिया, इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो वास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है। व्यथारूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ में आता है। शरत ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविन्द्रनाथ के समान न केवल साहित्य में बल्कि संगीत और चित्रकला में भी रुचि ली थी। यद्यपि इन क्षेत्रों में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, पर इस बात के प्रमाण अवश्य मिलते हैं कि कई वर्ष तक उसने चित्रकला की साधना की थी और बहुत से चित्र बनाए थे। वह नारी प्रचलित अर्थों में उनकी पत्नी नहीं थी। हिंदू रीति से बारात चढ़ाकर और अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर उन्होंने उससे विवाह नहीं किया था, लेकिन वह उनकी जीवन संगनी निश्चय ही थी। इसके बाद कहने को कुछ शेष नहीं रह जाता। शैव रीति से दोनों ने विवाह कर लिया। शायद यह कहानी राई रत्ती इस तरह नहीं घटी, कैसे घटी ये कोई नहीं जानता, पर यह सच है कि यह विवाह समाज और कानून सभी प्रकार के विवाहों से किसी भी प्रकार कम नहीं हुआ। लेकिन जब तक गाजे बाजे के साथ विधि विधान संपन्न हो, तब तक समाज इस बात को कैसे स्वीकार करे? नहीं करता। सर्वहाराओं के बीच रहने वाले शरत ने तो स्वीकार कर लिया था। उसने मोक्षदा से कहा, आज से तुम हिरणमयी, तुम खरे सोने के समान हो, उस पर कभी भी किसी प्रकार का मैल नहीं जम सकता। तुम्हारे अंतर के उज्जवल रूप को मैंने देख लिया है, वह मेरी शक्ति बनेगा। अंग विशेष लोगों को खोल कर नहीं दिखाते, यह मैं नहीं जानता, किंतु घायल स्थान भी नहीं दिखाते, यह नहीं जानता। समाज में यदि कोई डॉक्टर है जिसका काम घावों की चिकित्सा करना है, वह क्या किसी को सुनता है जो पक गया है? या उसको बांधे रखना दूसरों के लिए देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जिस आदमी के शरीर में घाव है तो उसकी तो कोई तो सुविधा नहीं होती। केवल सौंदर्य सृष्टि के अतिरिक्त उपन्यास लेखक का और एक महत्वपूर्ण काम है। वह काम यदि घाव को देखना है तो वैसा करना ही होगा। ऑस्टिन, मेरी करेली एवं सारा ग्रेट ने समाज के अनेक घावों पर पर्दा उठाया है, ठीक करने के लिए, केवल लोगों को दिखाकर भयभीत करने या मनोरंजन करने के लिए ही। तुमने लिखा है कि चरित्रहीन दूसरों के नाम से प्रकाशित करना, इससे सबसे अधिक दुख हुआ। मैं क्यों इतना हीन हूँ? अच्छा बुरा जैसा भी हूँ, इसका परिणाम मैं ही भुगतना चाहता हूँ। इतना कुरुचिपूर्ण है ये तब तो निश्चय ही मेरे नाम से प्रकाशित होगा। नाम में क्या है? कौन या लोभ करे? या लोभ होता तो भाई चुप रहकर इतने दिन कष्ट नहीं सहता।
ये शरद चंद्र प्रथम से है। जिस समय शरद ने कलकत्ता छोड़कर रंगून की राह ली थी, उस समय वह तिरस्कृत, उपेक्षित और असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन अब जब वह 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटा तो ख्यातनामा कथा शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। अब वह नहीं रह गया था, वे के पद पर प्रतिष्ठित हो चुका था। अरक्षिणिया एक मार्मिक कथा है। पहले उसका अंत उन्होंने नायिका की आत्महत्या से किया था। वह अत्यंत कुरूपा थी। उसकी मर्मांतिक व्यथा से मुक्ति उसे जल में डुबा देने में ही लेखक ने समझी, परंतु ऐसा लगता है कि अंत ना तो पाठकों को ग्राह्य होगा और न लेखक को ही अच्छा लगेगा, विशेषकर प्रकाशक को। शरदचंद्र के जीवन का स्वर्ण युग जैसे अब आ गया था। देखते देखते उनकी रचनाएं बंगाल में छा गई। एक के बाद एक श्रीकांत, प्रथम पर्व, देवदास, निष्कृति, चरित्रहीन और काशीनाथ पुस्तक रूप में प्रकाशित होते चले गए। एकादश वैरागी, श्रीकांत, गृहदास, स्वामी दत्ता, हमारा आशय का लिखना और पत्रों में प्रकाशित होना भी चलता रहा। अपनी अपनी रुचि और दृष्टि से पाठकों और आलोचकों ने प्रत्येक रचना की सराहना की। चरित्रहीन में जिस नारी चरित्र की सृष्टि हुई उसके समाज में कभी कमी नहीं रही। और फिर शरदचंद्र ने तो सभी चरित्रहीनों की चरित्र की धर्मप्राण हिंदू की तरह रक्षा की, लेकिन समाज में वे ही धर्मप्राण व्यक्ति उनके विरुद्ध हो उठे। उनमें 2 नारियां भी थी, दोनों विधवाएं थी। एक प्रौढ़ा थी, दूसरी युवती। अवसर पाकर वह युवती उनके पास आई, उन्हें प्रणाम किया और ऐसे देखने लगी जैसे बहुत दिनों से परिचित हो। मधुर स्वर में बोली, आपने मुझे बचाया है, आप गुरु हैं, मैं आपकी विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। आवाक शरद बोले, मैंने तुम्हें बचाया? कब, कहाँ? मैंने तो कभी तुम्हें पहले देखा भी नहीं। युवती का रंग जैसा गोरा था वैसी ही उसकी मुखश्री थी। उसने शरद बाबू को अपनी कहानी कह सुनाई। बोली, मेरे पिता बंगाल के बाहर किसी कॉलेज में अध्यापक हैं। जब मेरी उम्र 2 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी। तब से पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन इसी काशी में केवल 3 दिन के बुखार में मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं फिर पिता के पास लौट गई। भूला रखने के लिए उन्होंने मुझे फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका एक छात्र था, हमारे ही घर में रहता था। पिता उससे बहुत स्नेह करते थे। क्लास में किस दिन कौन सा लेक्चर होगा इसका हिसाब किताब उसी के पास था। सारी ज़रूरत की किताबें और नोट्स की कॉपियाँ भी वही रखता था। मैं उसे गणित और साहित्य पढ़ती थी और इसी तरह 1.5 वर्ष बीत गया। इससे मिलने जुलने के कारण हम दोनों में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। वह लड़का इस बात को समझता था। उसने एक दिन पिताजी से कहा, मैं अब नहीं पढ़ा सकूँगा। पिताजी सब कुछ समझ गए। मुझ पर उन्हें क्रोध भी आया और इसलिए मुझे उन्होंने बराहनगर कलकत्ता भेज दिया। मगर मेरा दिल वहीं अटका रहा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि न जाने कैसे हम दोनों में चिट्ठी पत्री शुरू हो गई और फिर वह लड़का भी एक दिन कलकत्ता आ पहुंचा। अब हम दोनों नियमित रूप से मिलने लगे। अंत में एक दिन वह भी आया जब हमने निश्चय किया कि कुछ भी क्यों ना हो हम लोग कहीं भाग चलें और सदा के लिए एक हो जाएं। वह दिन भी निश्चित हो गया। यह तय हो गया कि मैं उस रात में जागती रहूंगी। 2 बजे वह गाड़ी लेकर आएगा। नीचे जिस कमरे में मैं सोती हूँ उसकी खिड़की पर एक दस्तक देगा और मैं सदा के लिए घर से निकल जाऊंगी। एक क्षण के लिए वह लड़की रुकी, फिर बोली, उस दिन की बात मैं आसानी से नहीं भूलूंगी। वह सारा समय एक विचित्र बेचैनी, चिंता और उत्तेजना के बीच कट गया। अभी तो रात भर जागना था। शाम को मैंने अपने मेरे भाई से कहा, मुझे लाइब्रेरी से एक अच्छा सा उपन्यास ला दो। सोचा था पढ़कर जागती रहूंगी, इसलिए मोटा सा उपन्यास लाने को कहा और एक उपन्यास ले आया। अच्छा खासा मोटा उपन्यास था। नाम था चरित्रहीन। पढ़ते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। सोचा, यह प्रकृति का कैसा परिहास है। क्या मैं चरित्रहीन होने तो नहीं जा रही। खाना पीना होने के बाद सभी सोने चले गए। मैंने किताब हाथ में लेकर कमरे की अरगला बंद कर ली। पढ़ने लगी। जब किताब खत्म हुई तब रात के 2 बज रहे थे। जब तक मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था, चरित्रहीन की किरणमयी ने मुझे उबाल लिया। ठीक समय पर खिड़की पर दस्तक पड़ी। समझ गई कि वह आ गया है। खिड़की पर आकर मैंने उससे विनती की, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जा सकती। उस समय की उसकी निराश मुख की वह छवि मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। लगा जैसे मैंने उसके पैरों के तले से धरती हटा ली है। किसी तरह उसने कहा, सारा इंतजाम हो गया, रेल का टिकट भी खरीद लिया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे अन्याय हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जा सकती। विकल विवश वह थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, फिर दीर्घ निश्वास खींचकर वहाँ से चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं भी अपनी इस नानी के साथ काशी चली आई। यहाँ आए आज साल भर हो गया है। आज भी सोचती हूँ आपकी किरणमयी ने मुझे बचा लिया। आपका चरित्रहीन पढ़कर आपको देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ इतनी जल्दी यह इच्छा पूरी कर देंगे ये नहीं सोचा था। उस दिन आपका चरित्रहीन ना पढ़ती तो आज कहाँ जाती, क्या दशा होती, मेरी सोच भी नहीं सकती। आपने मेरी रक्षा की, चिरकृतज्ञ हूँ। शरदचंद्र का मन उस दिन सचमुच ही गदगद हो उठा। कितनी गाली गलौज सुननी पड़ी थी उन्हें उसके लिए। यही पर दुख कातरता उनके साहित्य में मुखर हुआ और इसी कारण वे इतने लोकप्रिय हुए।
उनके पाठक जान गए थे कि श्रीकांत की आवारगी के बावजूद उन्हें भारी दुखों के बीच में से अपना रास्ता ढूंढना पड़ा, और यह भी कि अन्याय को देखकर उनका क्रोध उफन उठता। जैसे उनके विचारों के अंतराल में वैसे ही जीवन में भी पीड़ा की धारा प्रवाहित होती रही। सरल साहित्यकार थे और साहित्यकार प्रायः राजनीति के दलदल से दूर रहता है, परंतु वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया वह केवल शुष्क राजनीति ही नहीं, देश की मुक्ति का व्रत भी है। जो देश की दास्ता को सह सकता वह साहित्यिक नहीं है। महात्मा जी अपने असहयोग रूपी एक अभेद अस्त्र का आविष्कार किया। अगर जनता सरकार से सहयोग ना करे तो वह एक दिन में ही समाप्त हो जाए, तब हम 1 वर्ष में नहीं 24 घंटे में स्वराज ले सकते हैं। स्त्रियां बहुत नहीं थी। शरदचंद्र ने उनके लिए भवानीपुर में नारी कर्म मंदिर की स्थापना की और उसके परिचालना का भार सौंपा देशबंधु की बहन उर्मिला देवी को। हमारे यहाँ कला में कल्याण और मंगल की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया, इसलिए जिस कलात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में यह भावना ना हो उसके प्रति मेरे मन में कभी आदर की भाव नहीं रहा। मैंने कला को कभी घृणा कौतुक के रूप में नहीं देखा, मैं उसे मनुष्य के जीवन की चरम साधना के रूप में मानता हूँ। शरदचंद्र नाटककार नहीं थे, परंतु उनके उपन्यासों के नाट्य रूपांतरों ने बंगाली रंगमंच की दुर्दिन में रक्षा अवश्य की। रचनाओं की लोकप्रियता, कथा में नाटकीय तत्वों की प्रधानता, पारिवारिक वातावरण और पात्रों में आत्मीयता, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, यथार्थवादी अंतर्दृष्टि, प्रसाद गुण, प्रांजल सरल अंतःस्पर्शी भाषा, कितने सारे गुण उस शक्ति के आधार थे। लेकिन